राघव एक खोजी पत्रकार था। वह उन्हीं जगहों की कहानियां से ढूंढता था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन उसे एक अजीब पत्र मिला जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, काला पत्थर आओ। ये गांव किसी भी सरकारी दस्तावेज में नहीं था, नक्शे में भी इसकी कोई निशानी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके बारे में बात करने से डरते थे, पर राघव की जिज्ञासा ने उसे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में राघव गांव की सीमा पर पहुंचा। घना जंगल उसे घेर रहा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ घना अंधकार था। गांव में घुसते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। मकान टूटे फूटे थे, गलियां सूनी थीं और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो सालों से यहां कोई ना आया हो। लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कई जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। हवेली का दरवाजा हल्के से खुला था, मानो किसी ने उसके आने का इंतजार किया हो। जैसे ही उसने कदम रखा, हवेली के अंदर के दियों में अपने आप आग जल उठी। हॉल के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही राघव ने उसमें झांका, उसने अपनी परछाई को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। अचानक आईने के अंदर से एक काला हाथ निकला और राघव का गला पकड़ लिया। वह जोर से चीखा, लेकिन अगले ही पल हाथ गायब हो गया। राघव को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह गांव क्यों शापित था। 100 साल पहले यहां के लोगों ने एक रहस्यमयी साधु को मार डाला था, जिसने गांव पर एक श्राप दे दिया था, यहां जो भी आएगा वह यहीं का होकर रह जाएगा। तभी अचानक हवा में कई परछाइयां बनने लगी। वे सब राघव की ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पिघले हुए थे, आंखों से खून बह रहा था। उनमें से एक ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव के पास से एक राहगीर गुजरा तो उसे हवेली की खिड़की से किसी की झलक दिखी। वह राघव ही था, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। कुछ दिनों बाद किसी और पत्रकार को वही रहस्यमयी पत्र मिला, काला पत्थर आओ। पत्र पाने वाला अगला शख्स नेहा सक्सेना थी, एक जानी मानी खोजी पत्रकार। जब उसने काला पत्थर आओ लिखा हुआ नोट देखा तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपने सूत्रों से गांव के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े साधु ने सिर्फ इतना कहा, जो वहां गया वह या तो मरा या फिर कभी इंसान नहीं रहा। नेहा ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और गांव की ओर रवाना हो गई। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहां की हवा में कुछ अजीब था। हवा में फुसफुसाहट थी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में धीमे से बोला हो, तुम्हारा इंतजार था। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह गांव के अंदर बढ़ी तो उसे हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर घुस गई। हवेली का माहौल ठंडा और मनहूस था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। जब नेहा ने उसमें झांका तो उसे वहां अपनी ही शक्ल के पीछे एक परछाई दिखी, वही राघव, जिसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। भागो नेहा, यहां से भागो, राघव की परछाई ने चिल्लाकर कहा। नेहा ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारें बंद होने लगी। हवा में भूतों की चीखें गूंजने लगीं। आईने से कई हाथ निकले और नेहा को पकड़ने लगे। नेहा का शरीर अब जड़ हो चुका था, वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे में एक भयानक आकृति प्रकट हुई, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। काला पत्थर की आत्माओं का नया मेहमान आ चुका है। वह साया हंसते हुए नेहा के चारों ओर घूमने लगा। तभी नेहा को कुछ महसूस हुआ। उसके दाएं हाथ की उंगलियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। ये क्या हो रहा है? नेहा चीखी। साया जोर से हंसा, तुम अब धीरे धीरे इस गांव का हिस्सा बन रही हो, जैसे राघव बना। तुम्हारा शरीर मिटेगा और तुम्हारी आत्मा यहां कैद हो जाएगी। नेहा के सामने राघव की रूह खड़ी थी, जिसने थरथराते हुए कहा, मैं भी भागना चाहता था, लेकिन ये मुझसे तेज निकले।
अब तुम भी हमारी तरह यहीं फंस जाओगी। नेहा को एहसास हुआ कि अगर उसे बचना है तो उसे गांव के श्राप को तोड़ना होगा। उसने कमरे में ध्यान से देखा और देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्नों पर किसी अजनबी भाषा में कुछ लिखा था। राघव की आत्मा ने इशारा किया, इसमें ही श्राप को खत्म करने का तरीका है। नेहा ने किताब खोली और जैसे ही उसने एक मंत्र पढ़ा, हवेली में भयानक गड़गड़ाहट होने लगी। साया चीखा, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन नेहा मंत्र पढ़ती रही। हवेली के फर्श पर दरारें आने लगी और बाहर पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। भूतों की चीखें गूंजने लगीं और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। नेहा की आंखें खुली तो वह गांव के बाहर पड़ी थी। सूरज उग चुका था। हवेली अब खाली मैदान में बदल चुकी थी। कोई भी निशान नहीं बचा था। लेकिन तभी उसने अपनी कलाई देखी। उसकी चमड़ी पर काला पत्थर शब्द खुदा हुआ था। वह घबराकर उठी और तभी उसकी जेब से एक कागज गिरा। उस पर वही शब्द लिखे थे। अब अगला कौन? क्या काला पत्थर का श्राप सच में खत्म हुआ या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? नेहा की आंखें खुली तो वह अब भी कांप रही थी। वह दिल्ली लौट आई थी, लेकिन उसके दिमाग से काला पत्थर का नाम हट ही नहीं रहा था। जब भी वह सोती, उसे डरावने सपने आते। वही साया, वही काली आंखें, वही चीखें। नेहा ने हिम्मत करके गांव में कदम रखा, लेकिन यह क्या, गांव अब वैसा नहीं था। चारों तरफ लोग थे, दुकानें खुली थीं, बच्चे खेल रहे थे। यह अब कोई उजड़ा गांव नहीं था। एक आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आया। आप यहां नई हैं? नेहा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन फिर उसने पास खड़े एक आदमी की आंखों में झांका। वही काली गहरी खाली आंखें। तभी अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। नेहा को चक्कर आने लगे। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो वह गांव के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन अब वह कोई बाहरी इंसान नहीं लग रही थी। अब वह खुद भी गांव का हिस्सा थी। दिल्ली में एक और पत्रकार काला पत्थर आओ लिखा हुआ पत्र पढ़ रहा था। दिल्ली में पत्रकार आदित्य मेहरा ने अपनी मेज पर पड़े एक पुराने पीले पड़ चुके कागज को देखा। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, काला पत्थर आओ। उसने अपने ऑफिस के सहयोगी रोहित से पूछा, ये पत्र किसने दिया? रोहित ने हैरानी से देखा, क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। आदित्य को कुछ अजीब सा लगा। उसने कागज को गौर से देखा। इसकी स्याही अभी भी ताजा लग रही थी, जैसे किसी ने इसे अभी अभी लिखा हो। वह अपने लैपटॉप पर इस गांव के बारे में खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक लैपटॉप की स्क्रीन झपकने लगी और उस पर एक पुरानी तस्वीर उभर आई, नेहा सक्सेना। लेकिन यह क्या? तस्वीर में नेहा गांव के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था। सभी की आंखें काली थीं। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया। नेहा अब काला पत्थर का हिस्सा बन चुकी थी। आदित्य को यकीन हो गया कि यह कोई आम रहस्य नहीं था, यह कोई खेल खेल रहा था। वह आखिरकार गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा हो। उसने सिर झटका और तेजी से आगे बढ़ा। गांव में घुसते ही सब कुछ रुका हुआ सा लगा। वहां के लोग सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे भावहीन थे। तभी एक छोटी बच्ची ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। आपको पता है ना, आप अब यहां से जा नहीं सकते। आदित्य को ठंडे पसीने छूट गए। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से पीछे मुड़ा। नेहा वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं। आदित्य, तुम सही समय पर आए हो। अब हमारी आखिरी रात शुरू होने वाली है। गांव की हवेली में तेजी से मंत्रों की गूंज होने लगी। हवा में अजीब सी कंपन होने लगी। आदित्य ने चारों ओर देखा। गांव के सभी लोग धीरे धीरे उसके चारों ओर जमा हो रहे थे। नेहा ने धीरे से कहा, आज तुम्हारा स्वागत होगा और फिर कोई नया आएगा। क्या मतलब? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। यही श्राप है। जो भी काला पत्थर में आता है वो गांव का हिस्सा बन जाता है और तब तक नहीं जा सकता जब तक कोई नया शिकार न आ जाए। आदित्य को समझ आ गया। राघव पहले फंसा था, फिर नेहा आई और अब उसकी बारी थी।
आदित्य के शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। सुबह जब गांव के पास से एक राहगीर गुजरा तो उसने हवेली की खिड़की से एक नई परछाई देखी। अब आदित्य काला पत्थर का हिस्सा बन चुका था। कई दिनों बाद दिल्ली में एक और पत्रकार को एक रहस्यमयी पत्र मिला। उस पर लिखा था, काला पत्थर आओ।